नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और इस सिविल जज एडीपीओ की क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा सब्जेक्ट जैसा आपको मालूम ही है, जो हमारी क्लास देख रहे हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC 1973। और आज हम इसमें 3 महत्वपूर्ण धाराएँ हैं आपकी। धारा 30 है, धारा 31 है और धारा 35 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। और CRPC की हमारी क्लास कौन सी है? ये 13वीं क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं पहले। तो हमने पहली धारा ले रखी है आपकी धारा 30। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम मतलब होता है चूक होने पर कारावास का दंडादेश। तो ये तो समान नियम है, हम सभी जानते हैं कि न्यायालय जो है वो दंड में कारावास दे सकता है या जुर्माना दे सकता है या दोनों दे सकता है। तो यदि न्यायालय ने या मजिस्ट्रेट ने जो है वो जुर्माना दिया है, तो अभियुक्त का ये फर्ज बनता है, दायित्व है कि वो जुर्माने को जो है वो न्यायालय में जमा करे। यदि अभियुक्त न्यायालय में जुर्माना जमा नहीं करता है, माने क्या करता है? व्यतिक्रम करता है, अर्थात क्या चूक कर सकता है। वो किसी भी कारण हो सकता है, गरीबी कारण से हो सकता है, या उसकी एक जिद्दीपन की आदत कारण हो सकता है कि हम ना दे, हम जुर्माना ना दे। तो ये तो हमको मालूम ही है कि जुर्माना ना देने पर जो है वो न्यायालय क्या कर सकता है? जुर्माना ना देने के एवज में जो है वो क्या कर सकता है? कारावास का दंड दे सकता है। तो ये तो क्लियर है। तो चलिए वही लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय उतना कारावास दे सकता है जो विधि द्वारा जो है वो प्राधिकृत है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो अगर जुर्माने का नहीं देता है अभियुक्त, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उसको कारावास दे सकता है ना, जो मुख्य कारावास के अलग होगा। चलिए हम देखते हैं इसमें धारा 30 में क्या कहा गया है। परंतु इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ऐसा कारावास जो जुर्माना ना देने पर दिया गया है, वो धारा 29 CRPC धारा 29 जो हमने पहले पढ़ी है, तो CRPC 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की कारावास देने की शक्ति से अधिक नहीं होगी, है ना। जैसे कि मतलब अगर मान लो सेकंड क्लास कोई मजिस्ट्रेट अगर जुर्माना ना देने पर कारावास दंड दे रहा है, तो ऐसा कारावास जो है वो, क्योंकि उसकी शक्ति कितनी अधिकतम कारावास देने की 1 वर्ष है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कितनी शक्ति है? 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष से अधिक कारावास नहीं दे सकता है। एक शर्त और है, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में दिया गया है, माने जहां पे दंडादेश भी दिया गया है और जुर्माना भी दिया गया है, तो जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में दिया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से जो है वो अधिक नहीं होगा। कौन से कारावास? तो जो उस अपराध में मजिस्ट्रेट देने में जो है वो सक्षम है। तो यहाँ पे हम अधिकतम कारावास का 1/4 करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था बच्चों को, चलो आपको भी बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए चोरी है ना, तो चोरी के मामले में न्यायालय क्या करता है कि कारावास सजा भी देता है और जुर्माना भी लगाता है। अब क्या करता है, जो चोर है, अभियुक्त है, वो जुर्माना देने से जो है वो चूक करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? तो दूसरी कंडीशन में समझा देना यहाँ पर 1/4। तो न्यायालय चोरी के मामले में जो सिंपल चोरी है, उसमें अधिकतम सजा कितनी दे सकता है न्यायालय? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का 1/4 से जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 वर्ष माने कितने महीने? 36 महीने। तो 36 महीने का चौथाई कितना होगा आपका? तो 36 का आधा करिए, 18। तो 18 1/2 हो गया, और 18 का आधा करिए तो 9 माह हो गया, माने 9 माह से अधिक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह मुख्य कारावास के अतिरिक्त होगा, है ना। तो अगर न्यायालय ने कारावास भी दिया है और जो है जुर्माना भी दिया है, जुर्माना ना देने पर अभियुक्त ने जो है वो चूक की है, तो जैसे कि उसने 2 साल का कारावास दिया है और जुर्माना दिया, जुर्माना ना देने पर अभियुक्त ने क्या की? चूक की, व्यतिक्रम किया, जुर्माना नहीं दिया, न्यायालय में जमा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जो है वो न्यायालय मान लीजिए कि 6 माह का कारावास देता है, तो 2 वर्ष कारावास प्लस 6 माह का कारावास, माने जो मुख्य कारावास जो दिया है, और जुर्माना ना देने पर जो कारावास दिया है, वो उस कारावास के अतिरिक्त होगा, अलावा होगा। जैसे 2 वर्ष और ये जो जुर्माना देने पर कारावास दिया गया है, ये होगा अलग, है ना। तो ये अलग होगा, यही बात कही गई है। सिंपल है, मालूम है हमको। चलिए अगला हम देखते हैं धारा 31। तो ये भी धारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इससे बने हैं एग्जाम में। एक ही विचारण में
कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामलों में दंडादेश। तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर विचारण एक ही होता है, लेकिन अपराध जो है वो 2 या 2 से अधिक होते हैं, और न्यायालय उन 2 या 2 से अधिक अपराधों को अगर सिद्ध होता है तो न्यायालय दोनों अपराधों में जो है वो सज़ा भी देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो CRPC क्या बोलती है, तो ये हमारी धारा 31, धारा सेक्शन 31 जो है हमारी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करती है। चलिए हम देखते हैं एक बार कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए एक ही विचारण है और अपराध जो है वो कई हैं, और उन अपराधों के लिए जो क्या की गई है, दोषसिद्धि की गई है ना। तो दोषसिद्धि होने के मामलों में दंडादेश क्या होगा, तो IPC की हमने इसको बहुत सरल बनाया है। IPC की धारा 71 के अधीन रहते हुए, तो हमारे जो भी प्रावधान है वो धारा IPC के 71 के अधीन रहते हुए न्यायालय जो है वो भिन्न भिन्न दंड दे सकता है। मैंने 2 अपराध हैं तो दोनों अपराधों के लिए जो है वो अलग अलग दंड दे सकता है। ऐसा होता भी है, हमको सबको मालूम भी है। फिर दूसरा है कि यदि न्यायालय ने कोई निर्देश नहीं दिया है ना, अगर न्यायालय ने कोई निर्देश नहीं दिया कि ये दंड जो है साथ साथ चलेंगे, तो फिर क्या होगा, ये दंड किस तरह चलेंगे, ये क्रमबद्धती चलेंगे। मैंने एक दंड पूरा होने के बाद दूसरा दंड, दूसरा दंड होने के बाद तीसरा दंड। जैसे कि मान लीजिए कि 2 वर्ष कारावास दिया, एक मामले में एक अपराध में 1 वर्ष कारावास दिया, तो पहले वो 2 वर्ष कारावास पूरा करेगा, उस पर दूसरे अपराध में जो 1 वर्ष कारावास दिया उसको पूरा करेगा। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट आदेश देता है ना, मजिस्ट्रेट ये निर्देश देता है कि सभी कारावास जो हैं वो एक साथ चलेंगे, तो फिर क्या होगा, जो अधिकतम बड़ा कारावास होगा वही उसको मिलेगा, छोटे कारावास जो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, तो बड़ा कारावास कौन है, 3 वर्ष, और 2 वर्ष 1 वर्ष उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन अगर न्यायालय ने आदेश दिया कि क्रमबद्धती, न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है ना, एक साथ चलेंगे, तो फिर कैसे चलेंगे, वो क्रमबद्धती चलेंगे। पहले 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष, फिर 1 वर्ष। इससे टोटल कितना हो गया, पहले 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष माने 5 और 1 6, माने 6 वर्ष को जो है वो सज़ा भोगेगा अभियुक्त। चलिए आगे चलते हैं। अगर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दंडादेश क्रमबद्धती होने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मामले को बड़े न्यायालय में भेजे, है ना, तो क्योंकि दंड न्यायालय की शक्तियाँ सीमित हैं। जैसे कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की कारावास देने की शक्ति कितनी है, 1 वर्ष। वो प्रथम वर्ग के लिए की कितनी है, 3 वर्ष है। सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट की पावर देने की शक्ति कितनी, कारावास देने की शक्ति 1 वर्ष है। तो मान लीजिए 2 मामले का विचारण हो रहा है, तो अगर वो 8 माह दे रहा है तो कितना, 16 माह कारावास दे रहा है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है कारावास देने की वो कितनी है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष से अधिक हो रहा है। तो उसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि वो जो है वो किसी वरिष्ठ न्यायालय को या उच्चतर न्यायालय को या बड़े न्यायालय को जो मामला भेजे कि भाई हम इसमें दंड देने की स्थिति में नहीं है। बड़ा न्यायालय जाहिर बड़ा दंड दे सकता है, तो ये आपके अंदर मामला आता है, तो भेजना आवश्यक नहीं है, वो सज़ा दे सकता है ना। और ऐसी सज़ा जो है वो अधिक भी हो सकती है, उसकी सीमा शक्ति से अधिक हो सकती है। लेकिन इसमें एक मर्यादा भी लगाई गई, 2 मर्यादाएं लगाई गई हैं कि इस तरह से जो भिन्न भिन्न अपराधों में जो सज़ा दी गई है वो उसका कुल योग माने कुल सज़ा 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। जहाँ 2 अपराध हैं, ऐसा नहीं कर सकता कि एक में 8 वर्ष दे दे, एक में 9 वर्ष दे दे, तो अधिक हो जाएगी, 14 से अधिक हो जाएगा। तो जो भिन्न भिन्न सज़ा दे सकता है वो जो है वो, लेकिन 14 वर्ष से वो सज़ा जो है वो उसका योग जो है वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि संकलित दंड उस न्यायालय की जो दंड देने की शक्ति है उससे उसकी दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि संकलित दंड माने जो कई दंड दिए हैं उन दंडों का हम योग निकालेंगे, तो उसका योग जो है वो जो उसकी दंड देने की शक्ति है उससे जो है वो दुगनी से अधिक ना हो। तो ये 2 मर्यादाएं हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ही विचारण में न्यायालय जो है वो जो है 14 वर्ष से अधिक सज़ा नहीं दे सकता है। दूसरा संकलित दंड जो है उसकी सज़ा देने की शक्ति से दुगनी से अधिक ना हो। अब वो मामला अपीली है कि नहीं है, तो ऐसा जो है सज़ा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो अगर हम फुटकर देखें तो वो अपीली नहीं बनता है, लेकिन यदि हम सब दंडों को एक साथ मिला दें तो वो अपीली हो जाता है। तो उसी के संबंध में कहा गया है कि अपील के प्रयोजन से
माने जो अभियुक्त जो है वो बड़े न्यायालय में अपील करना चाह रहा है, तो अपील के प्रयोजन से जो है वो क्रमवर्ती दंड है ना, जो क्रमवर्ती दंड है, कई दंड हैं जो क्रम से चल रहे हैं, तो उनको क्या माना जाएगा, उनका कुल योग करके और उनको क्या माना जाएगा, एक दंड से माना जाएगा। मान लीजिए कि 3 वर्ष का कारावास है, फिर 2 वर्ष का कारावास है, फिर 1 वर्ष का कारावास है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे अगर वो क्रमवर्ती हैं तो 3, 2, 5, 1, 6, तो वो कुल मिलाकर के 6 वर्ष तक का कारावास का दंडादेश माना जाएगा वो, और फिर देखा जाएगा कि वो मामला अपीली है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी सिंपल धारा है, धारा 35, हम जानते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। अब धारा 35 की हम बात करते हैं। धारा 35 में क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों, तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट 2 ही हमारे होते हैं। ये अपन क्या करते हैं, सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश और एडीजे अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। और सीजीएम प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, इनको क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का, माने किसी कारण से अगर वो पद में नहीं है या उनका तबादला हो जाता है या किसी कारण से बीमार है, छुट्टी पे है वो, तो उनका काम कौन करेगा, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो कार्य हैं वो कौन करेगा। तो धारा 35 कहती है कि कौन करेगा, उसका जो पद उत्तरवर्ती होगा, किसका, जो छुट्टी पे है या अनुपस्थित है, उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का जो पद उत्तरवर्ती होगा वो ही जो है वो उसकी कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो सब जानते हैं, ऐसा जनरली होता आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। अब कभी कभी ये विवाद हो सकता है कि पद, कई व्यक्ति हैं, कई पद हैं उसके नीचे, उसमें से पद उत्तरवर्ती कौन है उसका, अगर इस विषय पर जो है वो शंका हो जाए, इस विषय पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो पद उत्तरवर्ती कौन होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो हमने तीनों को अलग कर रखा है, जैसे कि पद उत्तरवर्ती कौन है, संदेह होने पर समाधान कौन करेगा। तो यह संदेह है कि अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, डाउट है, तो उसका समाधान कौन करेगा, ये आंसर बनेगा आपका यहाँ से, कौन करेगा, सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश। और मौखिक आदेश नहीं करेगा, किस तरह से करेगा, लिखित आदेश से करेगा, ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति ना बन पाए, है ना। ये बोलेगा हमने किसी घोषित कर दिया कि ये है और फिर बाद में बोला हमने तो ऐसा नहीं कहा था, तो अगर लिखित होगा वो तो प्रमाणिक माना जाएगा, है ना, फाइलिंग होगी इसकी बाकायदा। फिर अगला हम देखते हैं दूसरे में, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट है और ये डाउट है कि इसका पद उत्तरवर्ती कौन है, तो कौन डिसाइड करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। और यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उसका पद उत्तरवर्ती कौन है, इस संबंध में अगर डाउट बनता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट। और जिला मजिस्ट्रेट क्या बोलते हैं अपन साधारण भाषा में, जिला मजिस्ट्रेट क्या बोलते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर ही जो है वो जिला मजिस्ट्रेट समानतः होता है। तो ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की क्लास थी, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑफलाइन क्लास है, उसी का लास्ट में जो है वो बोर्ड में लिख लिया जाता है और बच्चों को ये बताया जाता है, तो बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो हमारी ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो इसका आप लाभ उठाएं, और यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो आपका जो है वो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। कल तो संडे, तो कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम कोई अभी निकट ऐसा नहीं है। परसों हमारी जो है वो इसके अगली क्लास इसकी होगी। तो चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।